रिटेलर होलसेलर जो भी थे, इनको 30 से 50% मिल रहा था। ये 30 से 50% इसने क्या किया, 20% अपने पास रखा और 30% कस्टमर को दे दिया डिस्काउंट करके। अरे हाँ या ना? 30% इसने कस्टमर को दे दिया ना। अभी आप लोग भी डीमार्ट से माल परचेस करते हो कभी कभी, क्यों करते हो? हाँ, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे सर डीमार्ट का उतना ये नहीं है। कौन सा यहाँ पे चलता है? यहाँ पे सर बिग बाजार ही है। बिग बाजार तो बंद हो चुका है ना, लेकिन स्पेंसर हुआ होगा, कोई ना कोई तो है ना। रिलायंस स्मार्ट है, बहुत सारे अलग अलग मार्ट है। ये क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मीडिएटर का पूरा ट्रांसफर हो रहा है और ये कंपनी डायरेक्टली इसको दे रही है। तो वैसे भी यहाँ पर ये नेटवर्क तो गया काम से, कंपनी डीमार्ट या फिर किस प्रकार के अलग अलग मार्ट और कंज्यूमर, इवन उधर ई कॉमर्स भी है सर। वो लोग जाकर के लोकल मार्केट में भी माल बेच सकते हैं। हाँ, अभी ये एक प्रकार का तरीका है। उसके बाद आ गया अलग अलग ऑनलाइन कॉमर्स, अमेज़न बोलो या अलग अलग फ्लिपकार्ट बोलो या अलग अलग मीशो है, स्विगी है, बिग बास्केट है, ये अलग अलग ऐप है। इन्होंने डायरेक्टली कंपनियों से माल लेके डायरेक्टली बेचना चालू कर दिया। अभी अमेज़न नहीं लेता है, अमेज़न ये डीलर से या फिर कोई भी व्यक्ति अमेज़न में माल बेचता है। लेकिन एक छोटा सा अभी अमेज़न में, क्योंकि हमारा बहुत सारे अमेज़न के ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस, इसलिए हमको अंदर की बात मालूम है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कोर्ट केसेस डाले उसके ऊपर, अभी भी चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा एमआरपी दिखा के अमेज़न पे बेचा जाता है, इसलिए हम लोगों ने केस डाला है कि आप ऐसे कैसे हमारे प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। तो अमेज़न नोटिफिकेशन दिया है हम लोगों को अभी कि आने वाले समय में, क्योंकि ये सबसे पहले क्या मंत्रा है, मंत्रा मालूम है आपको? मंत्रा नाम की वेबसाइट है। मंत्रा नाम की वेबसाइट ने आज से लगभग 8 महीना पहले ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट जो बेचता है मंत्रा, वो किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेता है, वो अभी डायरेक्टली ब्रांड रजिस्टर करता है, कंपनी के माध्यम से लेके माल बेचता है। और जब से उसने ये प्रमोशन चालू किया, उसके बाद मिंत्रा का सेल 6 गुना बढ़ा है। क्योंकि लोगों को गारंटी है कि भाई ये प्रोडक्ट ओरिजिनल कंपनी से मिल रहा है मुझे, ये कोई बीच का बिचौलिया नहीं डाल रहा है। अब ये चीज देख के अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी सभी कंपनियों की थोड़ी सी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग अमेज़न बोलते हैं यार पता नहीं इसमें क्या माल बिकेगा, कैसा आएगा, कैसे एक्सपायरी पूरा माल का वो निकाल के दूसरा लेबल चिपका के बेच डालते हो। क्योंकि बेचने वाला तो भाई कोई फिक्स आदमी नहीं है, अलग अलग आदमी कोई भी फ्री में रजिस्टर होकर बेच सकता है माल। आपके घर में माल पड़ा है किसी भी कंपनी का, उठा के डाल दो अमेज़न पे, बेच डालो, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अमेज़न को क्या मतलब, मुझे 30% दे दो, बाद में तुम्हारा देखो और कस्टमर देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये उसका एटीट्यूड था। लेकिन धीरे धीरे उसका कंज्यूमर बेस कम हो रहा है अमेज़न। इसलिए अमेज़न अप्रैल महीने से एक नया रूल ला रहा है कि अगर कोई ब्रांड खुद होकर रजिस्टर होता है तो उस ब्रांड का प्रोडक्ट कोई और डायरेक्टली बाहर से आके नहीं बेच पाए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसके बाद क्या होगा ना, बहुत जबरदस्त तरीके से ये ई कॉमर्स कंपनी पे डायरेक्ट कंपनी कंज्यूमर को माल बेचेगा। तो जो जनरल ट्रेड के तरीके हैं, इन्होंने ऑलरेडी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के तो यूएसपी खा गए, डायरेक्टली कंपनी से माल कंज्यूमर को गया यूएसपी, फिर डायरेक्ट सेलिंग के बाद यूएसपी क्या रहा? इसलिए देख रहे हो क्या आप, धीरे धीरे प्लान बताने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है नया प्लान कि मैं जबरदस्त प्लान लेकर आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग का। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी मालूम है प्लान दिखा के बिजनेस नहीं चलेगा, उसको कुछ और दिखाना होगा, उसको कुछ और समझाना होगा लोगों को। दैट्स व्हाट डायरेक्ट सेलिंग के नए रिवॉल्यूशन में प्लान नहीं चलने वाला है। और अगर प्लान नहीं चल रहा है तो क्या चलेगा? प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट। क्योंकि आज की तारीख में ये जो भी प्लान्स है ना, जनरेशन मैट्रिक्स, बाइनरी, बोर्ड,
पार्टी, सिंगल लेग, डिफरेंशियल लेग, हाइब्रिड, कितना ही बोल दो आप, ये प्लान नहीं चलने वाले, ये प्लान खत्म हो गए। अभी नया सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग ये क्या दिखा था भैया, क्या चीज है ये? अरे जोर से बोलो, क्या है ये? अरे यू टर्न नहीं है यार, ये चुंबक है यार। मैग्नेट है सर, चुंबक है ना, चुंबक है। मैग्नेट है ना। Yes. ये मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर रहा है? लोगों कस्टमर बराबर ना। ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को, मतलब नया डायरेक्ट सेलिंग रिवॉल्यूशन। नया डायरेक्ट सेलिंग रिवॉल्यूशन ये हमारा इसके हिसाब से चलेगा कि यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। डायरेक्ट सेलिंग रिवॉल्यूशन नया वाला, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला रिवॉल्यूशन होगा। और जो व्यक्ति, जो कंपनी, जो डायरेक्ट सेलर कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा वही डायरेक्ट सेलिंग चला पाएगा। दिस इज कॉल्ड अ न्यू वे ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वैसे ही इसका भी रिवॉल्यूशन है। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई यहाँ पर बैठ के आज की तारीख में पटना शहर के सबसे बड़े चौक में अगर एसटीडीपीसीओ खोल ले तो लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ है, पागल आदमी है, 30 साल के बाद कोमा से बाहर आया है। वैसे ही अगर कोई 2001 का नेटवर्क मार्केटिंग का तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो लोग उसको बेवकूफी बोलेंगे, वो तरीका नहीं चलने वाला है। अभी उस एसटीडीपीसी में 2, 4, 5 लोग पक्का जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के। कैसा काम करता है, चलो एक कॉइन देख के फोन लगा के तो देखता हूँ। रहेंगे ना कुछ तो कुछ बेवकूफ काम बेवकूफ। तो अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आपको भी वही लोग मिलेंगे जो 30 साल से कोमा में। वो अकेला थोड़ी था कोमा में, और भी वो लोग कोमा में होंगे ना पुराने जमाने की, भाई मेरे को तो यही आता है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो एक चीज ध्यान रखो, हम लोग आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम लोग जमाने के हिसाब से काम करेंगे और जमाने के हिसाब से हमारी एक्टिविटी होगी। तो हम लोगों को बदलना होगा पूरे एंटायर वर्किंग पैटर्न। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो 1998 में दुनिया की 8वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, इसका वर्थ समझते हैं, मतलब पैसा, कैपिटल, इस कंपनी का कैपिटल सबसे ज्यादा था, 8वें नंबर पे थी कोडैक नाम की कंपनी। कोडैक मालूम है? कैमरा, फोटो रील, उसका काम रील का ज्यादा था। कोडैक का फिल्म, कोडैक कैमरा और कोडैक फिल्म का काम सबसे दुनिया का 1 नंबर था उसका काम। उस कंपनी में उस समय 1998 में 2 लाख एम्प्लॉय, 1998 में 2 लाख एम्प्लॉय। उस कंपनी का कैपिटल इतना था कि किसी भी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को खरीद डाल दी। उसने कभी कभी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दी, उठा के सब दे डाला। इतना उस कंपनी का वर्थ था। धीरे धीरे जमाना बदलता गया, 2002, 2003, 2004, मतलब फिल्म के कैमरे की जगह पे डिजिटल कैमरे ने एंट्री किया और डिजिटल कैमरे ने एंट्री ली। ये चीज कोडैक को समझ में नहीं आई, वो इन्वेस्टमेंट करता गया फिल्म में। 2004 में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको 2 लाख एम्प्लॉय में से काफी सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, उसका नेटवर्थ कम हो गया, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हुई। फिर भी उसने आपको नहीं बदला। अभी सोचो 2003 में उसको अकल आ जाती और वो अपने आप को बदल के डिजिटल वर्ल्ड में लेके आता। 2003-4 में तो किसी को, अगर 2003-4 में कोई किसी ने बिजनेस खोला होगा कोडैक फिल्म का, चल भाई मैं पटना शहर के बड़े वाले चौक में एक बहुत बड़ा स्टूडियो लगा देता हूँ, लोग कैमरे में से फोटो खींचेंगे, मेरे पास आएंगे प्रिंट करने के लिए। उसने कभी जिंदगी में सोचा कि भाई दुनिया डिजिटल पे जा रही है? उसको थोड़ी मालूम है ना।
वो तो पटना के छोटे से शहर में रहता है या आसपास के गांव में रहता है, उसको नहीं मालूम भी दुनिया कहाँ जा रही है। ये तो कंपनी को मालूम होना चाहिए ना कि दुनिया बदल रही है, क्योंकि वो तो यूएस में बैठा हुआ है, उसको दिख रहा है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसको दिख रहा है लोग कैमरे की रोल की जगह डिजिटल फोटो की तरफ जा रहे हैं। पर उस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने आप को नहीं बदला, उस कंपनी के लोगों ने अपने आप को नहीं बदला। उस चक्कर में हुआ क्या, 2003-04 का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करो, मैं हुआ तो कभी रिव्यूज तो भेजूंगा, आप लोग भी चेक करना। भारत में उस साल 3-4 में कोडैक ने एक स्कीम निकाली थी। उस स्कीम में उसने भारत में 8000 नए शोरूम ओपन कर दिए। 8000 शोरूम पूरे भारत के अलग अलग शहरों में 8000 शोरूम ओपन किए गए। हर एक बंदे से 5-5 लाख रुपए का डिपॉजिट और 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया उस शोरूम बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने पैसा, किसी ने लोन पे लिया, किसी ने सोना बेचा, किसी ने जमीन बेची, ताकि धंधा अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि फिल्म का धंधा भी चलेगा ही चलेगा ही सोचा था लोगों ने। लेकिन उसके 2 साल के बाद लोगों की मुद्दल भी नहीं निकली, प्रॉफिट तो छोड़ दो। 2007-08 में उस 8000 में से सिर्फ 80 दुकानें बची, क्योंकि लोगों का भाड़ा तक नहीं निकल रहा था, लोग फोटो का प्रिंट निकालने आ ही नहीं रहे थे। और 2014 में यही कंपनी जो दुनिया की 8 नंबर की कंपनी थी, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उस कंपनी में सिर्फ 150 एम्प्लॉय बचे थे। समझ में आ रहा है? 150 एम्प्लॉय, 2 लाख से 150 एम्प्लॉय पे आ गए। तो अभी उस कंपनी की हालत ऐसी खराब क्यों हुई है भाई? क्योंकि उसने जमाने के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। अभी उस कंपनी की भी गलती है और उसमें काम करने वाले लोगों की भी गलती है। नोकिया का एग्जाम्पल तो आप सबके सामने है, जी। बराबर ना? तो आज की तारीख में अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला तो धीरे 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 समय हमको खत्म कर देगा। ये चीज आप गार्ड बांध के रखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। मेरा अभी तक का सेशन का सार अगर मैं बोलूं तो यही है भाई, समय के हिसाब से अपने आप को बदलो। यस। मुझे यही आता है और हमारे शहर में ऐसे ही चलता है, नहीं चलेगा। ये डायलॉग मत मारो। यस। आपका शहर दुनिया के अलग चांद पे जाके नहीं बैठा है, इसी धरती पर लोग आपके शहर में भी रहते हैं और वो भी बदल रहे हैं। तो धीरे 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 जमाना बदल रहा है। वी नीड टू चेंज और वर्किंग स्टाइल। तो ये इनबाउंड मार्केटिंग में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है अट्रैक्ट करना कस्टमर को, उसके बाद होता है इंगेज करना, इंगेज मतलब रिलेशन बिल्ड करना, और थर्ड होता है डिलाइट करना। मैं वापस आऊंगा ये 3 वर्ड के ऊपर, अट्रैक्ट, इंगेज और डिलाइट, क्योंकि इन 3 चीजों से आपका फ्यूचर कनेक्टेड है। यही 3 चीज आपको और हमें दोनों को आगे लेके जाएगी। तो अभी इसका अगले वर्जन की तरफ जाते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग समझ में आ गया आप लोग अच्छे से? क्लियर हुआ है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे जोर से बोल। यस। अभी थोड़ा सा भारत के पॉपुलेशन को देखते हैं। आप बोले यार डायरेक्ट नेटवर्क तो बता ही नहीं रहे हो, आप नेटवर्क क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया घुमा रहे हो हमको। देखो काम कैसे करना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को हमारा थॉट प्रोसेस मतलब विचार करने का तरीका बदलना होगा। अगर हमारे विचार बदल गए ना, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, तो यहां पे हर एक के अंदर उतना दमखम है कि वो दुनिया बदल सकता है। बट सबसे पहले थॉट प्रोसेस बदलना जरूरी है। मतलब मैं अक्सर मेरे पास एक अच्छी खासी तगड़ी टीम है, सेल्स टीम है, सपोर्ट टीम है, सप्लाई चेन टीम है, फाइनेंस टीम है, टेक्निकल टीम है। मेरे अलग अलग कंपनियां हैं, उनकी अलग अलग टीमें हैं। 6 कंपनी तक के आसपास मैं संभालता हूँ नेटवर्क हमारे ग्रुप में। तो हर एक कंपनी के मिला के लगभग 250 के आसपास को एम्प्लॉय मैं देखता हूँ।
और लगभग सभी लोगों को मैंने खुद ने डायरेक्ट रिक्रूट किया है। मतलब मैंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया। मैंने लगभग 280 या 290 लोगों को आज तक नेक्सट में रिक्रूट किया है, और सभी लोग उसमें से 10-20 लोग छोड़ के आज तक मेरे साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं। मतलब पिछले 25 सालों में मुझे छोड़ के कितने लोग गए? 10 या 15 लोग गिन के छोड़ के गए। बाकी सब लोग आज भी कंपनी में मेरे साथ में टिके हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण है, मैं उनको एक चीज समझाता हूं कि भाई कोई भी चीज देखते हो ना दुनिया, कोई भी चीज देखने का तरीका बदलो। तरीका क्या होता है? कोई भी प्रेजेंटर कोई चीज प्रेजेंट करता है। मैं समझो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आप लोगों के सामने लाऊं, तो यहां पे जितने बैठे हुए लोग हैं ना, इसको दो तरीके से इसको लेंगे। सबसे पहला मेंटेलिटी जो मेजॉरिटी लोग मेंटेलिटी करते हैं, वो उसके अंदर की खामियां ढूंढता है। ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, इसका ये इश्यू है, इससे मुझे नुकसान होगा, इससे इसको नुकसान होगा। समझ में आ रहा है ना? यस। बहुत सारे लोग सामने वाले प्रेजेंटर के प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट की खामियां निकालने का काम करते हैं। तो मैं मेरी टीम को हमेशा बोलता हूं, whenever you see a प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट देखते हो, सबसे पहले खामियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसके अंदर की अच्छाइयों को एडॉप्ट करना है। अच्छा क्या है? अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है, वेरी गुड, ये भी जबरदस्त, अरे जबरदस्त, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है ना? अब जब हम लोग अच्छाइयों को देखते हैं ना, तो अपना ओवरऑल बॉडी उसकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझो मैं इस बच्चे को देख रहा हूं, तो मैं पहले इसके अंदर की अच्छाइयां देखूंगा। इसके अंदर अच्छा क्या है यार? एकदम स्मार्ट दिख रहा है, इसका आई कांटेक्ट तरीका अच्छा है, बैठने का तरीका प्रॉपर है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर मैं आने के बाद तुरंत ही इसके बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में, ये क्या कर रहा है यार, सब लोग तो डायरेक्ट सेलर है, इसकी तो 18 साल की उम्र नहीं लग रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो किसी के प्रोजेक्ट के अंदर की या आदमी के अंदर की अच्छाइयों को देखो, और अच्छाइयों को पूरी तरीके से एडॉप्ट करने के बाद छोटी मोटी अगर कोई चीज बुरी होगी ना, तो उसको निग्लेक्ट करो। तो ही आप लोगों से दोस्ती बना पाओगे, लोगों से रिलेशन कर पाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके दिखाओ। लेकिन गलती से आपका देखो, दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। आप भी 100% नहीं है, मैं भी नहीं हूं, दुनिया में कोई आदमी नहीं है। जो 100% परफेक्ट है वो सिर्फ भगवान है। समझ में आ रहा है ना? यस। तो भाई हम में से कोई 100% नहीं, तो खामियां तो हर चीज में है। तो खामियों को देख के कोई फायदा ही नहीं है, अच्छाइयों को देखो यार। मतलब मैं जब डायरेक्ट सेलर से बात करता हूं, अमरीश जी से बात करता हूं, या आप सब लोगों से बात करता हूं, तो मैं आपके अंदर की अच्छाइयां देखता हूं। अच्छा क्या है आपके अंदर? अच्छाइयों को देखता हूं तो बुराई को तो ध्यान ही नहीं जाता। हाँ कोई छोटा मोटा तो गलती हर आदमी में, मैं भी करता हूं यार, इसमें क्या प्रॉब्लम? तो उससे क्या होता है ना, हर एक से रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। मतलब क्यों एम्प्लॉय मुझे छोड़ के नहीं जाते? क्योंकि मैं उनके अंदर क्या, उसको मालूम है भाई ये मेरे को डेवलप करने का काम कर रहा है। मैं उसको उसके बुराइयों को नहीं पकड़ता है, तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं करता, तुझे टाइम पे नहीं आता, तुझे ये नहीं, उससे तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। यस। तो अच्छाइयों को देखो। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपकी टीम को भी आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट की अच्छाइयां और साथ में हर एक के व्यक्ति की अच्छाइयों को देखो और उसके बारे में बात करो, rather than बुराइयां या फिर निगेटिविटी, बिकॉज दैट इज एवरीवेयर। मतलब पटना शहर में मैं जब आया आज सुबह, मतलब मैं 5 साल के बाद आया, लगभग 4 या 5 सालों के बाद। एलिमेंट्री में पिछली बार मीटिंग किया था, मुझे याद है। उस समय आया तो नया एयरपोर्ट नहीं था। मैं जैसे ही लैंड के मिला, वाह नया एयरपोर्ट खुल गया। ठीक है, खुला नहीं पर चालू हो जाएगा। पिछली बार मैं जब आया था तो मुझे 1.25 घंटा लगा था एयरपोर्ट से आने के लिए। आज मैं 20 मिनट में पहुंच गया। होता यार शायद तो डेवलप कर रहे हैं यार, 20 मिनट में पहुंच गया। मेट्रो भी स्टार्ट होने वाला। समझ में आ रहा ना? मैंने बोला है, जब मैं 2014 में आया था तो मुझे यहां से गया जाने के लिए मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही थी। मेरे को एक इनोवा चाहिए था और मैं इनोवा, मेरे
इसी होटल में रुका था, मुझे याद है, इसी होटल में रुका था मैं 2013-14 में। और मैंने होटल के ओनर को बोला कि मुझे इनोवा चाहिए, मुझे गया जाना है। तो बोला सर आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगी। क्यों भाई, ये गाड़ी क्यों? बोला ये गाड़ी है ही नहीं शहर में, आपको मैं टाटा इंडिगो दिला देता हूँ। ठीक है, उसने इंडिगो दिलाया था, क्योंकि उस समय उस शहर में इतना पैसा नहीं था। बट आज देखो, उस समय रोड पे साइकिल जाता था, आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर काफी डेवलप हो चुका है। तो यू नीड टू सी द पॉजिटिविटी ऑफ द एरिया, तो जाके आपको वो शहर अच्छा लगेगा, तो वहां के लोग अच्छे लगेंगे, तो वहां पर आप लोगों का साथ समय बिता पाओगे। लेकिन अगर उसके अंदर एक खामे रह रहे यार, 10 साल पहले भी पुराना एयरपोर्ट था, आज भी पुराना है, पहला थॉट निगेटिव आ गया, खत्म। मेरे को मेरे डैड की एक बात याद है, मेरे पिताजी मेरे को सिखाया, मेरे पिताजी भी काफी ट्रैवल करते थे, वो इरिगेशन मतलब इंजीनियर, बहुत ट्रैवल, महीने में 20-25 दिन वो भी घूमते थे, मैं भी घूमता था। वो जंगल घूमते थे, मैं शहर। जब मैं जॉब पे लगा ना, तो मैंने मेरे डैड को बोला कि मुझे मतलब सेल्स लाइन में जाना है, मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं बोला था बेटा एक चीज ध्यान रखना, बोला मैं ट्रैवल क्यों कर पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आदमी जब घर से बाहर निकला तो खाना अच्छा चाहिए, और हर जगह खाना सेम नहीं मिलता है। बोला जब भी कहीं पर भी किसी के घर में जा रहा है, किसी होटल में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, जब पहला निवाला तो मुंह में डालेगा ना, तो उस निवाले की तारीफ कर देगा कि वाह क्या दाल बनी है, ये रोटी तो यार बहुत जबरदस्त है, ये चावल तो ऐसा चावल तो मुझे आज तक कभी नहीं मिला है। पहला निवाले की कभी भी तारीफ करना, जब आपका ये ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि ये बंदा तारीफ कर रहा है, तो ब्रेन अपने टंग को और अपने पेट को मैसेज देता है कि भाई ये खाना अच्छा है। इसलिए तू कहीं पर भी किसी भी समय कैसे भी जी सकेगा, लेकिन अगर तूने उस खाने को नाम रखना शुरू कर दिया ना, तो जिंदगी में कभी सेल्समैन बन नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में घूमता हूं, मतलब हमारे पूना में पहले सनफ्लावर खाते थे ऑयल, बाद में मूंगफली का तेल खाना चलो। मैं जब यहाँ आया तो वहां पे कौन सा सरसों का तेल, तो वो मुझे पहले तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि खाया नहीं था कभी सरसों का तेल। हर जगह जब मलेशिया गया वहां पाम ऑयल खाया, मैंने बोला पाम ऑयल, पूरा मुंह का टेस्ट खत्म हो गया। बट पहला नहीं वाला खाने का तारीफ करो, ये सिखाया था पापा ने, हमने किया, हमको तकलीफ ही नहीं हुई, कहीं पर भी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होता, जो मिला वो खा लेता। यहाँ लिट्टी चोखा कई बार खाया मैंने, चौक कोई टेंशन नहीं। दाल बाटी का ही तो एक प्रकार है वो, समझ में आ रहा है ना? तो कलकत्ता जाता झारमुरी खाते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे है कि आपका ब्रेन आपको क्या मैसेज दे रहा है, ये चीज ध्यान रखो। व्हेन यू सी अ पॉजिटिविटी इन द पर्टिकुलर थिंग, ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसके बारे में अच्छाई आती है। आदमी देखो, खाना देखो, जगह देखो, लोग देखो, प्रोजेक्ट देखो, अच्छाई को देखो, बुराई को मत देखो। बुराइयां हर जगह। आगे बढ़े। आज तो प्रवचन शुरू कर दिया देखो, बट ऑल दिस थिंग आर कनेक्टेड, क्योंकि ये पूरा हमारा दिमाग का काम करना। देखो आज की तारीख में भारत का पॉपुलेशन जो है ना, भारत का पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स देखो। पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखो। WNDSA रिपोर्ट के हिसाब से 60% ऑफ डायरेक्ट सेलर नाउ यूज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट देयर सेल्स। मतलब दुनिया के 60% लोग आज की तारीख में डिजिटली अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में थाईलैंड में भी काम किया है, कोरिया में भी काम किया है। अभी रिसेंटली आज से 1.5 साल पहले वहां की कंपनी में कंसल्टेंट था, वहां के काफी सारे लोगों से मैं बात करता था। थाईलैंड और कोरिया में आज की तारीख में कोई सेमिनार होता ही नहीं, कोई मीटिंग में आता ही नहीं।
मैं जब वहाँ गया, मैंने बोला सेमिनार मीटिंग के लिए, मैं बोला सर कुछ आप पुणे में रहो, बस जूम पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। आप आओगे कोई मिले ही नहीं आएगा, कोई किसी से मिलता ही नहीं है, सब फोन पे बात करते, सब जूम पे बात करते हैं। हर दिन हम लोग बस ऑनलाइन ही रहते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ ट्रेनिंग वेनिंग सब ऑनलाइन होता है। क्योंकि लोगों को वहां से उठ के चल के आना और हॉल के अंदर 4 घंटा बैठना आता ही नहीं। समझ में आ रहा ना? तो वो कोरिया ने तो पूरा अपना बिजनेस डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। यूएस में थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे। यूएस में इंटरनेट महंगा है, बहुत महंगा है। इंडिया में बहुत सस्ता है, कोरिया में भी सस्ता है, बट यूएस में बहुत महंगा है। तो इंडिया में धीरे धीरे आपने देखा हो कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। बट आज की तारीख में दुनिया का 60% डायरेक्ट सेलर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है टू प्रमोट देयर बिजनेस, एंड 20% एनुअली स्पीड से ये बढ़ रहा है। मतलब अगले साल ये हो जाएगा 72%, उसके अगले साल ये हो जाएगा 86%, और उसके अगले साल मतलब 2028 में हो जाएगा लगभग 90 से 92%, और 2029-30 के बाद 100% लोग सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये WFDA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन न्यूयॉर्क का रिपोर्ट है। अभी ये इस प्रकार से है, तो ये भारत में कैसे हो रहा है इसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन कैसा है। भारत की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 60 साल के ऊपर लगभग 11% लोग हैं पूरे भारत में। 150 करोड़ में 11% लोग कितने हैं? 60 साल के ऊपर है। 44 से 59 साल तक लोग हैं 17%, जिसमें मैं भी, मेरी एज 50 है। तो 44 से 59% में भारत के 17% लोग हैं। 28 से 43 तक 25% लोग हैं। 12 से 27 तक 28% लोग हैं। अभी आज की तारीख में डिसीजन कौन ले रहा है? यहां से लेके तो यहां तक 60+ वाले कितने लोग ऐसे जो डिसीजन लेते हैं आज की तारीख? 0%। वो अपने बेटे से पूछते या फिर पोते से पूछते, बेटा ये लूं या ये करूं? क्योंकि कैश तो उसके पास में नहीं है, सामने वाला भी कैश नहीं लेता, इसके पास भी कैश नहीं है। वो बोलता है बेटा तेरे मोबाइल से जरा पेमेंट कर देना। वो डिसाइड तो वही कर रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिसीजन पूरे यहाँ है। ये कितना परसेंट लोग हैं? 28 और 25 कितना हो गया? 53 और 17 70% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। और 70% में से मैं बोलूंगा कि भाई 50 के ऊपर वाले लोग थोड़ा सा कम डिजिटल यूज करते हैं। तो लगभग 60 से 65% लोग ये आज की तारीख में इंटरनेट सेवी है। और धीरे 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 ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो इनको आप सामने जाके कितना भी ज्ञान बांट दो प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या बोलता है सर, एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दो, बट देख लो। आप कोई भी बच्चा जो जेनजी है, मतलब 27 साल या उससे नीचे का है, उसको प्लान बता के दिखाओ। नहीं सुनना चाहता, उसको मीटिंग में बुलाओ। नहीं है, क्यों नहीं आए? नेट पर सर्च कर लेंगे, नाम बता दो। क्योंकि उसकी मेंटालिटी में ही वो नहीं है, उसके थॉट प्रोसेस में ही वो नहीं है। वो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो किसी पर विश्वास करता है। अभी ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, धीरे 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 ये पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और यहाँ आएगा। एंड इसके इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये पॉपुलेशन ने भी डिसीजन मेकिंग चेंज किया है। अभी इसमें ना सबसे बड़ा काम कर दिया एक्चुअली, अगर देखा जाए, सबसे पहले आ गए इंटरनेट। 14-15 में अंबानी साहब ने पूरे भारत में इंटरनेट फ्री कर डाला था, कर लो दुनिया मिट्टी में, और सच में कर लिया था उसने। उसके बाद उसके ऊपर तड़का दे दिया हमारे गवर्नमेंट ने,
डीमोनेटाइजेशन का डाला, मार्केट से पैसा गायब हो गया। उसके बाद उसके ऊपर और एक मसाला डाल दिया लॉकडाउन में। ये ज्यादा कर लॉकडाउन में हुआ तो लोगों को समझ में आया कि भाई कैश दूंगा तो चला कोरोना हो जाएगा। पता नहीं वो पैसे से क्या ट्रैवल करेगा क्यों। उससे अच्छा वो ऑनलाइन ही कर डालते हैं। अभी का एक रिपोर्ट है कि कोटा खाली हो चुका है। कोटा मतलब कोटा में जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी का जो सरकारी कोटा, वो बिल्कुल कोटा शहर शहर कोटा शहर खाली हो चुका है। मतलब एलएन वगैरह में जहाँ लाख लाख स्टूडेंट की वजह से डिजिटल के वजह से मैं तो 1 महीना पहले में कोटा जाके आया। अच्छा। तो हाँ वहां पे कोई आ ही नहीं रहा है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन पे जाते हैं। सब ऑनलाइन कर रहे हैं। किसको वहां पे जाके रह के वो सब झेलने का जरूरत है ना। घरे में तो कर रहा है। ओवरऑल कैसा है ना, ओवरऑल बिजनेस पूरी तरीके से बदल रहा है, काम पूरी तरीके से बदल रहा है, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल रही है, डायरेक्ट सेलिंग भी बदल रहा है क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर जो है ना वो कंज्यूमर बदल गया है। ये कंज्यूमर हमारा 50+ वाला नहीं है। हमारा कंज्यूमर है आज की तारीख में 20 से लेके तो 40 या 45 साल का व्यक्ति, और 20 से लेके 40-45 साल का व्यक्ति ये थोड़ा थोड़ा आदमी और थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा इंटरनेट तीनों की तरफ विश्वास करने वाला आदमी। मतलब मेरे जैसे लोग जो लोगों के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर दोनों को विश्वास करते हैं, ये हदचर आज से 5-6 सालों तक डिसीजन लेंगे। जब मेरा बेटा 25-30 साल का हो जाएगा तो वो मेरे को डिसीजन लेने नहीं देगा। वो बोलेगा सब गाड़ी मैं देख रहा हूँ कौन सी लेना है, आप क्यों देख रहे हो। समझ में आ रहा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बोला मैं टिकट कर लेता हूँ, आप क्यों कर रहे हो। होटल बुक मैं कर दूंगा, आप क्यों कर रहे हो। देखो सर, मेरा मोबाइल मेरा बेटा ही खरीदिए 14 साल का है। वही तो बोल रहा हूं क्योंकि ओवरऑल डिसीजन मेकिंग ये बदल रहा है, और अगर डिसीजन मेकर बदल रहा है तो हमको हमारे काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आगे इतनी समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं 2-1.5 घंटे से। क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे वाली स्लाइड फटाफट समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं ये आपके ओवरऑल मेंटेलिटी को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने आपके काम करने का तरीका और मेंटेलिटी बदल दिया तो पूरे ईस्टर्न एरिया में, पूरे बिहार और झारखंड में हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग आज पीछे क्यों हैं? क्योंकि दुनिया बदल रही है और हम लोग अपने आप को बदलने का बारे में सोच नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे। आप बोलोगे कि यार हमारे लोग ही नहीं बदले तो हम लोग बदल के क्या करें। अरे पहले खुद को तो बदलो यार, फिर लोग बदलेंगे। बराबर ना। बदलाव ये खुद से होता है, लोगों से नहीं होता है। खुद चेंज करो अपने आप को, लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। आदमी तो कल चेंज होना ही है, अगर चेंज नहीं होगा तो उसका एसिडी हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा आदमी। तो डिसीजन मेकर बदल रहा है तो हमें भी बदलाव लाना होगा। और दैट्स व्हाट, अगर आप नेक्सॉफ्ट को देखोगे तो नेक्सॉफ्ट का हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहा है हर चीज में। नेक्सॉफ्ट ने हमेशा समय से बहुत आगे का सोच के काम किया है। हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्दी चीजों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि भाई हमारे लोगों ने लाखों करोड़ रुपए नहीं इन्वेस्ट किए हैं कोडैक फोटो फिल्म की तरफ शोरूम के लिए, बट हमारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी का, जिसको बोलते हैं ना गोल्डन पीरियड, मेहनत और वो समय नेक्सॉफ्ट को दिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सही समय पे सही डायरेक्शन में जो फ्यूचरिस्टिक है उसके तरफ लेकर जाए। इसलिए नेक्सॉफ्ट हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करता है। इसलिए नेक्सॉफ्ट ये दुनिया का पहला कंपनी है, दुनिया का पहला, नेक्सॉफ्ट ये दुनिया का पहला कंपनी है जो पहले दिन से ऑनलाइन है। 25 मई 2001 से नेक्सॉफ्ट दुनिया का पहला कंपनी है जो ऑनलाइन काम करता है।
हमने जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया ना, वो कंपनी हमसे 6 साल पुरानी थी, वो भी ऑनलाइन नहीं थी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी ऑनलाइन नहीं थी। हमने पहली बार दुनिया को दिखाया कि ऑनलाइन जीनियोलॉजी क्या होता है। पहले तो पेपर के ऊपर काम होता था। पे आउट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये हमने सॉफ्टवेयर बना बना के पहले बेचा और बाद में खुद की कंपनी खोली। तो जीनियोलॉजी बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कैलकुलेशन करना, गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशन को फॉलो करना, ये नेक्सप ने दुनिया को सिखाया है। इसलिए नेक्सप दुनिया से हमेशा 2 कदम आगे रहती है। एंड नेक्सप ही वो कंपनी है जिसने दुनिया में पहली बार डायरेक्ट सेलर के लिए मोबाइल ऐप लेकर आई। हमसे पहले किसी भी कंपनी ने ऐप नहीं लाया। 2016 में मोबाइल एप्लीकेशन लाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है नेक्सप। और नेक्सप की वो पहली कंपनी है जिसने सिर्फ डायरेक्ट सेलर के लिए तो कंज्यूमर के लिए भी परचेस ऐप लेकर आई। वो पहली कंपनी। आप बोलोगे इतना हम लोग आगे 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 जा रहे हैं, फिर हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रॉब्लम यह है कि नेक्सप की सोच ऐसी जा रही है और नेटवर्क की सोच ऐसी जा रही है। समझ में आ रहा है? और हमारे और आपके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हम कुछ और सोचते हैं, आप उसके अंदर कुछ और जुगाड़ लगा दो। मैं आऊंगा जुगाड़ के ऊपर भी आऊंगा आपके अलग अलग। और इन्हीं जुगाड़ की वजह से इसको बोलते हैं ना कि भाई ट्यूनिंग नहीं हो रहा। ट्यूनिंग मतलब रेडियो लगाना है तो रेडियो में ट्यूनिंग करना पड़ता है, तो आवाज कैसे आता है? आवाज आता है ना, बराबर सुनाई नहीं देता। पहले एंटीना को ट्यूनिंग करते थे ना, वो सेट करते थे कि भाई मैच क्लियर दिखनी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमारे और आपके बीच में ट्यूनिंग नहीं आ रही। अगर ये ट्यूनिंग आ जाए ना तो वी बोथ कैन ग्रो रैपिडली। बहुत जबरदस्त तरीके से हम दोनों ग्रोथ कर पाएंगे अगर हम दोनों का ट्यूनिंग अच्छा होगा। तो नेक्सप का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप देखो। अभी नेक्सप ने आने वाले समय में अपने सभी प्रोडक्ट को अपग्रेड करने का प्लान किया। अपग्रेड करने का प्लान किया है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे पहले हम लोगों ने बदलाव लाया हब्स एंड मोर। हब्स एंड मोर के एंटायर प्रोडक्ट रेंज को बदला गया। अभी इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी कंप्लेंट्स और बहुत सारे गालियां भी खाई। सर किसने बोला सर मेरा नाइट क्रीम बंद कर दिया, मेरा बीबी क्रीम बंद कर दिया, मेरा वो क्रीम बंद कर दिया, मेरा ये क्रीम बंद कर दिया। बहुत लोगों ने कंप्लेंट। कल भी मैंने कंप्लेंट सुन के यहाँ पर आया। कल ही 3-4 लोगों ने इतना दिमाग खाया, सर नाइट क्रीम लॉन्च करो, नाइट क्रीम लॉन्च करो। नाइट क्रीम नहीं बिकता भाई। तेरे 2 कस्टमर को बेचने के लिए मैं क्या 10,000 नाइट क्रीम बनाऊं? समझ में आ रहा है? यस। तो वी नीड टू सी द एक्चुअल फिगर, कितना बिकता है। और नेक्सप ने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से अपने सभी प्रोडक्ट बनाए और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पैकेजिंग और प्राइसिंग किया। अप्रोच, प्रोसेसिंग एंड प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट क्या बोलता है, आपका प्रोडक्ट दिखता कैसे है और आपका प्रोडक्ट बिकता कितने में। ये तीनों चीजें सही रही तो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करेगा। अगर तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ी रही तो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। हमने ये तीनों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पहले हमारे पास लगभग 63 प्रोडक्ट थे हब्स एंड मोर में, सब बंद कर दिए, प्रोडक्शन बंद कर दिया। जो अभी माल है वो जितना है तब तक बिकेगा। नया माल नहीं बन रहा है पिछले 6 महीने 6 महीने तक बनाया हम लोगों ने, 6 महीने तक बनाना बंद कर दिया। एंड ये माल लेकिन लगातार बनता जा रहा है। इसकी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। अभी अचानक से पिछले महीने में गर्मी बढ़ गई। अभी गर्मी बढ़ गई तो हमारा सनस्क्रीन लोशन जो महीने में 2,500 से 3,000 बिकता है वो 11,000 बिक गया। अभी 11,000 बिक गया तो स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक आउट हो गया तो हमको नया स्टॉक बनाने के लिए 8 दिन का समय लगा। 8 दिन में वापस से 10,000 का स्टॉक आया और 25,000 का स्टॉक आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कुछ 7-8 दिनों का गैप में अभी प्रोडक्ट सप्लाई हो जाता है। तो ओवरऑल ये आज की तारीख में पहले हम लोगों ने 14 प्रोडक्ट लाए,
उसके बाद 5 प्रोडक्ट ऐड किए 19 किए, उसके बाद 4 प्रोडक्ट ऐड किए 23 किए। अभी 10 प्रोडक्ट और पाइपलाइन में है जो अगले साल आएंगे। कौन से हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप भी मत बोलो कि कौन से चाहिए आपको, क्योंकि ये ना आपके ना मेरे तरीके से चलने वाला है। ये हमारी मार्केटिंग टीम रिसर्च करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, वही प्रोडक्ट हमको देंगे। हमारा काम प्रोडक्ट बेचना है, हमारी एक्सपर्टी प्रोडक्ट बनाने में या कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए उसमें है क्या? तो भाई हम लोग हमारे एक्सपर्ट यूज करते हैं, हम लोग बेचते में तो बेचते ना। ये क्यों दिमाग लगाते कौन सा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कितने का होना चाहिए? ये हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम बेचना है तो बेचने का काम करते हैं और शांति से फालतू आपको और हमारा दिमाग खराब नहीं करते। क्योंकि हर मीटिंग के बाद लोग आ जाते बोलते सर वो ये प्रोडक्ट लेकर आओ, वो प्रोडक्ट लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो। अभी मैं सुन के तो लेता हूँ लेकिन मन में बोलता है यार क्यों दिमाग लगा रहा है, ना तेरा दिमाग चलने वाला ना मेरा दिमाग। मेरा ही नहीं सुनते तेरा क्या सुनेंगे यार? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मार्केटिंग टीम रिसर्च करके रिपोर्ट देगी, R&D टीम उसके ऊपर काम करेगी, R&D टीम फाइनल पूछेगी सेल्स को ये प्रोडक्ट चलेगा क्या? हम लोग हाँ या ना बोलते हैं। हाँ बोल दिया, बनाने के लिए चला जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, खत्म। पहला हम लोगों ने ये बदला, अभी इसके अंदर और भी नए नए प्रोडक्ट आएंगे अगले साल। दूसरा नंबर आ गया, मत हो गया आ गया लाइक गॉड में डॉक्टर नेटवर्क इशू हो गया। भेजिए भेजिए और ला देंगे। मेरे भी टाइम लगा था वो, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगा। हाँ ये कर रहा है ना। हमारा नहीं होना चाहिए। ये पूरे प्रोडक्ट धीरे धीरे अपग्रेड होने वाले हैं, नए तरीके से आने वाले। इसका प्राइसिंग भी बदलेगा, पैकेजिंग भी बदलेगा और इंग्रेडिएंट भी बदलेंगे। जैसे हम लोगों ने नेशनल मोर की, इसके अंदर 4 अलग अलग प्रोटीन थे, वनीला के अंदर 5 प्रोटीन थे, निकाल दिया, एक सिंगल प्रोटीन पे लेकर ज्यादा रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल फार्मूला था सुपर सोया का। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके फॉर्मुलेशन के ऊपर कंपनी काम करे, धीरे धीरे बदलेगी। तो सेकंड रेंज ये बदलेगा और तीसरा रेंज ये बदलेगा बायोफिट। बायोफिट का भी अभी ये रेंज बदलेगा नहीं। सबसे पहली बात ये रेंज अपग्रेड होगा। अभी आज की तारीख में हमारे पास लगभग 19 प्रोडक्ट है इस रेंज में, बट धीरे 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 हम लोग बायोस्टिमुलेंट लॉ अगर इंप्लीमेंट हो जाता है मई महीने, क्योंकि मई महीने में बायोस्टिमुलेंट लॉ इंप्लीमेंट होने वाला है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, अभी तक स्टे नहीं आया है बट स्टे आ सकता है। अगर इंप्लीमेंट हो गया तो आसान हो जाएगा नेटसर्फ के लिए और प्रोडक्ट लॉन्च करना। और अगर स्टे आ गया तो हम लोगों को और समय वेट करना होगा, क्योंकि जब तक ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता हम लोग CIB रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ला नहीं, CIB मतलब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के प्रोडक्ट ला नहीं पाएंगे। और आपको जो भी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, जैसे आप हमेशा बोलते हैं इंटैक्ट दो या फिर बाकी प्रोडक्ट दो, ये सब CIB वाले हैं। तो जैसे CIB आ जाएगा, जैसे ही बायोस्टिमुलेंट लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, हम लोग CIB रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लाते हैं तो रूट से लेके फ्रूट तक के सभी प्रोडक्ट कंपनी आपको दे पाएगी उस समय। तो थर्ड रेंज ये होगा। अभी पूरा के पूरा रेंज आने वाले 2-3 सालों में कंपनी बदल देगी। अब ये क्यों बदलेगी भाई? क्योंकि करना क्या है अपने को इनबाउंड मार्केटिंग में,